हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का यूनिट 3 का वन शूट वीडियो लेकर आया हूं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले 2 यूनिट के वन शूट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर चैनल विजिट कीजिएगा और वहां पे जाके उसको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है यूट्यूब पर, वहां पे जाके आप देख सकते हैं ये सीओए यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की वन शॉट वीडियोस। ये स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 3। इससे पहले हमने जो यूनिट नंबर 1 पढ़ी है उसमें फंक्शनल यूनिट्स के बारे में हमने बात किया था, उसके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हमने बारे में बात किया था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात किया था। यूनिट नंबर 2 जो है उसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारे कंप्यूटर की, उसमें जो नंबर 1 पे हमारी आती है, जो यूनिट 2 में हमने पढ़ी है वो है एएलयू। ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात करूं तो आर्किटेक्चर में हमारा मेन एक्चुअल में होता क्या क्या है। एक हमारा यहाँ पर एएलयू होता है जिसमें हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे कहां पर परफॉर्म होते हैं, एएलयू के अंदर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, एक हमारा कंट्रोल यूनिट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है या इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट है किसकी, कंप्यूटर सिस्टम की। क्यों? क्योंकि कंट्रोल यूनिट एक्चुअल में क्या करती है, पूरी सर्किटरी को कंट्रोल करती है, यानी कि एएलयू में कौन सी कैलकुलेशन होनी है, किस तरह, मतलब एएलयू के पास डेटा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें करना क्या, उसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एंड ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करना है, वो कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट। कितने टाइम में उसको अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है वो कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, किस टाइम पर कहां से डेटा आएगा, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आएगा या मेमोरी में से आएगा या रजिस्टर से आएगा, वो सारी चीजें कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे रजिस्टर्स भी और होते हैं, रजिस्टर्स और होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हो गया। बाकी साथ में क्या होती है, इसमें आईओ डिवाइसेस लगी होती हैं और हमारा क्या होता है, यहाँ पर मेमोरी होती है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी होगी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और फंक्शनल रजिस्टर्स हमारे इसमें प्रोसेसर में हमारे लगे रहते हैं इसमें साथ में। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि जो हमने यूनिट नंबर 2 पढ़ा है तो ये एएलयू वाला जो पार्ट है उसे हमने यूनिट 2 में पूरा कवर कर लिया है और आई होप आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यूनिट 3 जो है आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो एक्चुअल में हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहलाता है, यानी कि जो हम बोलते हैं कि प्रोसेसर एक्चुअल में क्या होता है, हमारा हार्ट ऑफ द कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, जबकि कंट्रोल यूनिट जो है मेन पार्ट हमारा जो होता है प्रोसेसर का, वो सबसे मेन पार्ट हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। एक्चुअल में जो ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का वो क्या है, कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी इसकी क्योंकि ये यूनिट जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये यूनिट थोड़ा सा छोटा यूनिट है बाकी अदर यूनिट से। ठीक है, बाकी जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है इस सब्जेक्ट में वो आपको एक न्यूमेरिकल की वीडियो लेक्चर में बना के प्रोवाइड करा दूंगा और वो केवल एप्लीकेशन पे जाएगी, यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो वगैरह सब एप्लीकेशन पे जाएगी, यूट्यूब पर केवल ओनली हमारा क्या जाएंगे, वन शूट वीडियो जाएंगे। और ये जो वन शूट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या बता रहा हूँ ये समझ लीजिएगा कि ये केवल आपके रिविजन के लिए है, मतलब ये मान के मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से कम टाइम में कंटेंट देने की और ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझाने की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा स्पीड से चलता हूं ताकि लेंथी वीडियो ना हो और मेनली हमारा फोकस होता है रिवीजन कराने पे, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो रिवीजन बहुत अच्छे से होगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर मेरा समझाने पर फोकस ज्यादा रहता है, थ्योरी मैं कम पढ़ूंगा यहाँ पर भी, इस यूनिट में भी जैसे लास्ट यूनिट में किया था, समझाने पर फोकस रहेगा। ठीक है, ज्यादा लेंथी वीडियो ही नहीं जाएगी। तो चलिए बात कर लेता हूँ मैं क्या हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट एक्चुअल में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया अभी, कंट्रोल यूनिट जो है हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ द प्रोसेसर हम कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंट्रोल यूनिट का, क्या कि एएलयू को कौन सी कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी है, मतलब हमने डेटा फैच कर लिया, चाहे वो रजिस्टर से लिया, चाहे वो मेमोरी से लिया, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लिया। अब उस डेटा को जो हमने फैच किया तो ये कौन बताएगा, कहां से फैच करना है, वो कंट्रोल यूनिट बताएगी, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके। और कहाँ डेटा स्टोर कराना है, मेमोरी में कराना है, मेमोरी की किस लोकेशन पे कराना है, कौन बताएगा, कंट्रोल यूनिट बताएगी। ठीक है, दूसरा कि कितने टाइम में कैलकुलेशन को हमें परफॉर्म करना है, कितने टाइम में अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, वो कौन बताएगा, हमारा कंट्रोल यूनिट। यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के 2 मेन रोल्स रहते हैं। सबसे पहला हमारा रहता है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना, यानी कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है इस तरह के, और दूसरा होता है टाइमिंग सिग्नल जनरेट करना। तो कंट्रोल यूनिट में एक्चुअल में क्या होता है, जो मैंने पीछे डायग्राम बनाई दिया है, अभी यहाँ पर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट में एक्चुअल में क्या होता है हमारा, एक तो कंट्रोल सिग्नल्स एंड टाइमिंग सिग्नल जनरेट करती है, यानी कि 2 तरह के सिग्नल जनरेट करती है हमारी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है अपने सर्किटरी को, पूरे सर्किटरी को, जो कंप्यूटर सिस्टम का पूरा सर्किट है उसे कंट्रोल करने के लिए किस टाइम किससे डेटा लेना है,
किस टाइम किसको डेटा देना है, कहाँ से डेटा किस तरफ मूव होना है, किस तरफ से किस तरफ मूव होना है। और ये जो सिग्नल हमारे जाते हैं कंट्रोल बसेस के थ्रू हमारे सभी डिवाइसेस पर या सभी फंक्शनल यूनिट तक पहुंचते हैं। ठीक है, बसेस हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। और बाकी जो टाइमिंग सिग्नल है वो भी हमारे कंट्रोल बस के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ठीक है, टाइमिंग सिग्नल हमारा वही हो गया कि कितना टाइम है हमें एग्जीक्यूट कराना है प्रोग्राम को। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ये यहाँ से आप पढ़ लेंगे। नोट्स मैंने बताई दिया आपको। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं, अगर नोट्स चाहिए आपको और अगर आपने अभी तक हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां पर विजिट कीजिएगा। पीडीएफ, ओनली पीडीएफ के अलग से कोर्सेज बने हुए हैं, बहुत सस्ते सस्ते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पीडीएफ केवल रीड कर सकते हैं वहां से, ना ही उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि अपने नोट्स बनाने के लिए आप रीड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं अपने खुद से। ठीक है, दूसरा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल यूनिट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ आगे फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पीछे कि क्या करते हैं, इट कोऑर्डिनेट द सीक्वेंस ऑफ द डेटा मूवमेंट इनटू, आउट ऑफ एंड बिटवीन द प्रोसेसर मैनी सब यूनिट्स। यानी कि प्रोसेसर में जितनी सब यूनिट्स है, छोटी छोटी यूनिट्स है, सभी यूनिट्स में किस टाइम पर कौन सा डेटा जाना है, किस वे में डायरेक्ट, किस वे में हमारा डेटा मूव करना है, पहले कौन सा डेटा जाएगा, देन उसके बाद कौन सा डेटा जाएगा, या पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। यानी कि पूरा सीक्वेंस जो है हमारा मूवमेंट का, डेटा का और सभी चीजों का, वो किसके थ्रू होता है, कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। कंट्रोल यूनिट हमारी इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन भी जनरेट करती है। यानी कि ये क्या करती है, इंटरप्ट आई थिंक आपने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ रखे होंगे तो आई थिंक आने वाले यूनिट्स में आएंगे, और आज मैंने पहले भी जिक्र कराओ, नहीं कराओ तो आने वाले यूनिट में आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरप्ट क्या होते हैं बताऊंगा मैं। एक तरह का इंटरप्ट क्या है, मतलब एक तरह से बाधाएं जनरेट की जाती है जो हम करते हैं, जो हमारे सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, दोनों तरह के होते हैं, हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, इट कंट्रोल डेटा फ्लो इनसाइड द प्रोसेसर। यानी कि डेटा का फ्लो जो हो रहा है हमारे प्रोसेसर के अंदर, मतलब डेटा जो मूव हो रहा है, जो मैं अभी कई बार बता चुका हूँ, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करती है हमारी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इट रिसीव एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो बाहर से इंस्ट्रक्शन आई, जो हम कीबोर्ड के थ्रू यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू या पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, उनको कन्वर्ट करता है सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल। यानी कि उनको क्या करता है, रिसीव करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से जो आ रहा है, और उसी सीक्वेंस में लगा के हमारा जिस डायरेक्शन में भी और जहां पर भी मूव कराना है, जिस पर्टिकुलर मेमोरी यूनिट, जिस यूनिट तक, फंक्शनल यूनिट तक लेके जाना है, वहां तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑपरेशन हो गए। यानी कि इट कंट्रोल मैनी एग्जीक्यूशन यूनिट, जैसे कि एएलयू में हमारा जो भी हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है, डेटा बफर्स में भी, रजिस्टर्स में भी। तो ओवरऑल कंट्रोल जो करके रख रहा है, जैसे हमें हमारा दिमाग कंट्रोल करके रखता है, वैसे ही कंप्यूटर प्रोसेसर को हमारा कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करके रखती है। आई होप आपको कंट्रोल यूनिट का बिल्कुल एकदम से अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। चलिए अब इसके टाइप्स की हम बात कर लेते हैं, कितने टाइप के हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर। तो बेटा दो टाइप की कंट्रोल यूनिट हम पढ़ते हैं, दो तरह की होती है, एक होती है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और एक होती है माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट या माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दो तरह की कंट्रोल यूनिट होती है, एक होती है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और एक होती है माइक्रो प्रोग्रामेबल या माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल जाए बस। और चलो थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट के कमेंट आने लग जाते हैं कि सर आप बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाया कीजिए। चलो मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। बाकी अगर किसी को लगे कि मैं स्लो हो गया हूं अब, तो वो स्पीड बढ़ा सकता है अपने यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन पर भी, जहां भी देख रहा हूं दोनों में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन वहां पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का मैंने बता दिया, जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। अब जो कंट्रोल यूनिट हम डिजाइन करेंगे, वो कंट्रोल यूनिट हम दो तरीके से डिजाइन करते हैं, एक होती है हार्ड वायर्ड और एक होती है माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो मतलब छोटे, एक तरह से प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामेबल, यानी कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स के तौर पे हम इंस्ट्रक्शंस बना देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम को यानी कि प्रोसेसर को पूरे को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और हार्ड वायर्ड में क्या कर रहे हैं, जैसा कि इसका नेम ही यहाँ पर बता रहा है कि हार्ड वायर्ड, यानी कि जैसे हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जैसे एक मार्कर हो गया, तो हार्डवेयर एक तरीके से पैनल हो गया हमारा, ये भी हार्डवेयर है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर चीजें जिनको हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, जब कंट्रोल यूनिट डिजाइन करते हैं तो वायर से हम पूरा सर्किटरी डिजाइन करते हैं। तो वो वायर क्या हो गया, हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम उसके क्या बोल देते हैं, उसको जो कंट्रोल यूनिट हमने वायर से डिजाइन करी हुई है उसको हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट बोल देते हैं। तो अब हाँ, वायर से हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल यूनिट को डिजाइन कर रहे हैं, पूरा उसका आर्किटेक्चर बना रहे हैं, पूरा हार्डवेयर होता है वो हमारा। तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, यानी कि सर्किट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ वायर जो है वो बढ़ जाते हैं, तो सर्किट देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है
और लेकिन क्या होता है उसमें हमारी जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है, जो फंक्शंस है हमारे वो इजी हो जाते हैं। ये चीज होती है हमारी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यही इसमें पढ़ लीजिएगा आप, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पढ़ लेना। एक चीज बस इसमें ध्यान रखनी है क्या, कि अगर हमारा क्या हो जाए, हाँ अगर हमारा इसमें क्या हो जाए, जैसे यहाँ पर है क्या है, द इन द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल सिग्नल दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंट्रोल आर जनरेटेड बाय द स्पेसिफिकली डिजाइन्ड हार्डवेयर लॉजिकल सर्किट इन विच वी कैन नॉट मॉडिफाई। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि इसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते सिग्नल जनरेशन को, सिग्नल जनरेशन मेथड विदाउट फिजिकल चेंज। यानी कि जैसे हमने वायर को कनेक्ट किया रखा है कि अगर हमें उसमें चेंज करना है, इसमें हमारा जो भी सिग्नल जनरेशन मेथड है उसको अगर हमें चेंज करने हैं उसमें किसी भी तरह का थोड़ा बहुत, तो हम उसको फिजिकली हटा के उसको चेंज करे बिना, यानी कि हमें फिजिकली उसको चेंज करना पड़ता है तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये इसमें हमारा क्या हो जाती है, एक तरह की ड्रॉबैक देखने को मिल जाती है, ठीक है। और जो दूसरा मैंने बताया माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट, यानी कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो एक्चुअल में हमारी होती है, तो ये भी इसका भी नेम हमें यहाँ पर बता रहा है कि एक्चुअल में कैसी यूनिट होगी। तो जो अभी हम वायर के थ्रू डेटा को ट्रेवल करा रहे थे, वायर के थ्रू पूरे कंट्रोल सर्किट को हमने डिजाइन किया था, तो अब हम वायर के थ्रू पूरे सर्किट को डिजाइन नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे सर बाकी यूनिट्स को, जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, बहुत क्या हम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एक पूरा वर्ड बना लेते हैं, जो हमारा कंट्रोल वर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वर्ड बोलते हैं। तो जैसे हमें पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, तो उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस हमें भेजनी है कंट्रोल सिग्नल की तरफ से, जो हमारा कंट्रोल जिस तरीके से उसे करना है, तो वो छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में एक पूरा कंट्रोल वर्ड बना लेते हैं। जो वो कंट्रोल वर्ड बन जाता है वो पूरे एग्जीक्यूशन को परफॉर्म कराता है, जिस तरह से भी होना है वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, यानी कि एक तरह से जो भी कंट्रोल करनी है चीजें हमें, यानी कि जो भी हमें कंट्रोल करना है वो हमने क्या कर लिया, उसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में एक पूरा कंट्रोल वर्ड बना लेते हैं। और उसमें जैसे कि मान लो जैसे एल्गोरिथम ही होती है हमारी किसी भी, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम पढ़ते हैं काफी, जैसे हम इसमें भी लास्ट यूनिट में हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, तो फ्लो चार्ट एक्चुअल में क्या बता रहा है, फ्लो चार्ट हमें बता रहा है कि अगर हमें बूथ एल्गोरिथम करना है पूरा परफॉर्म, तो इस तरीके से इस स्टेप से हमें गुजरना है, ठीक है। तो ऐसे ही वो जो हमारे स्टेप्स हैं, जहां पर जो हमारे स्टेप यूज हो रहे हैं, तो वैसे ही पूरा हम क्या करेंगे, जो एग्जीक्यूशन हमारा होना है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिस जिस इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, या कंट्रोल यूनिट से जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें भेजने होंगे वो हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, एक छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एक पूरा या कंट्रोल वर्ड बना लेते हैं। तो कंट्रोल वर्ड एक्चुअल में क्या होता है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है पूरा हमारा, ठीक है। बस उसी से हमारा क्या होता है, उसमें हमारे एक तरह से स्टेप्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होता है, माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो भी है एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तो बेटा ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इनके चलिए डायग्राम के बारे में, डिजाइन के बारे में हम देख लेते हैं, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो इसमें भी वही हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो दोनों के हम सर्किट देखेंगे, कैसे हम डिजाइन करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो हार्डवायर्ड कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल यूनिट होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा सर्किट होता है वो वायर से डिजाइन होता है, यानी कि जो हम वायर, उसमें फिजिकली वायर यूज करते हैं, जिससे हमारा सर्किट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप अब इस सर्किट भी देखेंगे तो इसका सर्किट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, थोड़ा डिफिकल्ट सा होगा उसको डिजाइन करने में। लेकिन अगर आप देखेंगे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का सर्किट, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, और वो इजिली एग्जीक्यूट कराने के लिए भी इजी हो जाता है, और देखने में भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता बिल्कुल भी। तो दोनों सर्किट को मैं भी दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, ये चीजें पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ सर्किट में बताने वाला हूँ, जो सर्किट में मैं बताऊंगा वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, जो जिनको नोट्स चाहिए तो ठीक है, जो नोट्स ले लेंगे वो पढ़ लेंगे, बाकी जो समझ ही जाएंगे यहाँ पर तो वो यहीं से समझ लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का डिजाइन है, या एक तरह से हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, हम दो तो डिकोडर यूज करते हैं। अब डिकोडर क्या होता है, डिकोडर हमारा किसी भी इंस्ट्रक्शन को या किसी भी कोड जो है हमारा, जो हमने कोड कर रखा है, कोड किसी भी मतलब मान लो कोई हमें ऑपरेशन कराना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए हमने कोड वर्ड बना दिया, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड मतलब उसे ओपन करना है, ठीक है। तो अब जब बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनकोड करना, और यहाँ पर क्या करना है, हमें उसे डिकोड करना है, ओपन करना है एक तरह से। जैसे कोई बॉक्स, हमने कोई पार्सल कहीं से ऑनलाइन पार्सल मंगाया और फिर जब घर पे आ जाता है हमारे, तो हम उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं,
वही एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर डिकोड हो रहा है। ठीक है, तो दो तो हम यहाँ पर डिकोडर यूज करते हैं, एक तो हमारा 3x8 डिकोडर है और एक हमारा है 4x16 डिकोडर। अब ये क्या मतलब है सर, ये मतलब है बेटा यहाँ पर कि जो डिकोडर होता है हमारा, इसमें क्या होता है 2 की पावर n, तो हमारे इसमें आउटपुट होते हैं, और यहाँ पर जो n लिया है मैंने वही n हमारा एक्चुअल में क्या होता है इनपुट होता है। तो डिकोडर हमारा क्या होता है जिसमें हमारे n इनपुट होते हैं, 2 की पावर n आउटपुट होता है। मतलब कि सर अगर आपने 3 ले लिया यहाँ पर n की जगह, तो मैंने क्या करा 3 इनपुट ले लिए, तो 3 तो मेरे इनपुट हो गए। अगर मैंने 3n ले लिया तो 2 की पावर 3 करूंगा तो मेरे आउटपुट हो जाएंगे, तो टोटल 8 मेरे क्या हो गए आउटपुट हो गए। तो मैंने इसलिए लिया है 3x8 डिकोडर, यानी कि 3 इनपुट होंगे इसमें, 8 आउटपुट। ऐसी 4x16 यानी कि जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 4x16 डिकोडर, मतलब इसमें 4 इनपुट होंगे और 16 आउटपुट होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, कंट्रोल लॉजिक गेट्स लिए हुए हैं, जो हमारे क्या कर रहे हैं पूरे सर्किट को कंट्रोल करेंगे। इस फॉर्म में हमने यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल गेट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस यूनिट में आपको बताया था, वन शॉट में बताया था। इंस्ट्रक्शन जो सेट होता है, पूरा इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसमें हमारा आई क्या है, एक यहाँ पर हमारा ये जो 15 लास्ट वाली बिट होती है 0 to 16 है, यहाँ पर ये लास्ट वाली बिट जो है ये आई मतलब क्या है एड्रेसिंग मोड को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर हमारा 0 से लेके 12 तक यानी कि 11 तक ये 12 बिट का हमारा क्या है ऑपरेंड है। बाकी 3 बिट का हमारा क्या होता है ऑपकोड। ऑपकोड क्या बताता है कि एक्चुअल में क्या परफॉर्म होना है। यहाँ पर हमारा क्या होता है एड्रेसेस होता है, डेटा होता है, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाता है जिसे हम ऑपरेंड बोलते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया। इसमें हमारे इंस्ट्रक्शन सेव है उसी फॉर्म में। अब इंस्ट्रक्शन सेव है हमारी इसमें, तो हम क्या करेंगे जो ऑपकोड है हमारा, जो ऑपकोड है वो एक्चुअल में क्या है, जो भी 3 बिट का हमारा ऑपकोड है यानी कि क्या एक्चुअल में परफॉर्म होना है, तो वो कौन कराता है, कंट्रोल यूनिट कराती है ना। तो क्या करेंगे वहां पर एक डिकोडर लगाया 3 बिट के लिए और वहां से हमें आउटपुट मिले कितने 8, तो उस ऑपकोड को हमने क्या कर दिया डिकोड कर दिया। मान लो मैंने क्या किया एमओवी मूव के लिए मैंने दिया एमओवी, तो ये क्या हो गया मेरा ऑपकोड हो गया, यानी मूव कराना है डेटा, कहां से कहां कराना है वो अभी मैंने ऑपरेंड यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया डेटा को मूव कराना है, तो मूव कराना है तो ये क्या करेगा डिकोडर में लगाया ये ऑपकोड जो लिखा हुआ है इसको डिकोड करेगा कि एक्चुअल में कराना क्या है, क्या होगा यहाँ पर, और इसका आउटपुट किससे कनेक्ट हो जाएगा हमारा कंट्रोल लॉजिक गेट से। उसी के अकॉर्डिंग हमारे गेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और देन उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल आउटपुट हमें यहाँ से जनरेट हो जाएगा। D0 to D7 मतलब ये यहाँ से D0 से D7 तक के आउटपुट होगा डिकोडर के। ठीक है, ये हमारा ऑपरेंड भी इसी से कनेक्ट है। ऑपरेंड मतलब जो भी एड्रेस होगा वो भी बताएगा किस एड्रेस पे जाना है, या किस एड्रेस से डेटा को फैच करना है, या किस रजिस्टर से किस रजिस्टर में डेटा मूव करना है, जो भी ऑपरेंड होगा वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। बाकी मैंने अब यहाँ पर आपको ये जो ये वाला जो आई है ये एक्चुअल में क्या बता रहा है मोड बता रहा है, यानी कि एड्रेसिंग मोड है कि किस तरह की एड्रेसिंग है। एड्रेसिंग के बारे में मैंने आपको बताया ये प्रीवियस यूनिट में, एड्रेसिंग मोड पूरे डिटेल में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो केवल कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं करती, तो और क्या करती है सर, वो साथ में टाइमिंग सिग्नल भी जनरेट करती है। टाइमिंग सिग्नल जनरेट किस लिए करती है, ताकि हमारे सर्किट को पता चल सके कि हमें मैथमेटिक्स जो भी कैलकुलेशन करनी, एडिशन करना, कि इतने टाइम में मुझे रिजल्ट एग्जीक्यूट करके देना है। तो वो हमारा टाइमिंग सिग्नल कहाँ से जनरेट हो रहा है, वो यहाँ से, ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला, ये एक्चुअल में क्या है टाइमिंग सिग्नल के लिए है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 4 बिट सीक्वेंस काउंटर यूज कर रहे हैं जो हमारा 4 बिट का है। अब इसमें क्या होगा 4 बिट मतलब यहाँ पर 4 आउटपुट यहाँ पर जनरेट होंगे। और इससे क्या क्या कनेक्ट है हमारा, एक तो इंक्रीमेंट, यानी कि अगर हमें डेटा में इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट हो गया, क्लियर करना है डेटा को तो क्लियर हो गया, और क्लॉक यहाँ पर लगी होती है क्लॉक पल्सेस जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 4 आउटपुट हो गया। इसमें 4 आउटपुट किससे कनेक्ट है 4x16 डिकोडर से, और इसके आउटपुट जो है 16 वो यानी कि T0 to T15 किससे कनेक्ट हो गए हमारे कंट्रोल लॉजिक गेट से कनेक्ट हो गए, वो उसी के अकॉर्डिंगली गेट से कनेक्ट होंगे और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ से कंट्रोल आउटपुट हमारा जनरेट होगा। तो ये ओवरऑल जो हमारा सर्किट देखने को यहाँ पर मिल रहा है आपको, ये किसका हार्डवायर्ड कंट्रोल सिग्नल का। और यहाँ पर देखोगे आप सारे सर्किट एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट है, यानी कि वायर से कनेक्ट है। ठीक है, बेटा आप इस चीज का थोड़ा सा और एक चीज और करिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड में भी हो रहा हूँ, इसीलिए वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को, या जो भी डायग्राम आप पढ़ रहे हैं, जो भी ब्लॉक डायग्राम है, आप उनको अपने हैंड से बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि इसमें होता है क्या कि हमें देख के तो लगता है कि बहुत ईजी है, 3-4 ब्लॉक है हम बना लेंगे, लेकिन हम ब्लॉक तो बना जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हमारे जो इनमें वैल्यूज जो भी लिखना है वो हम भूल जाते हैं जब तक हैंड से बना के पूरी प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, तो चलिए ये हार्डवायर कंट्रोल सिग्नल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये इसी के बारे में। अब ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के बारे में उसकी थ्योरी लिखी हुई है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का जो डायग्राम है वो या जो डिजाइन है वो एक्चुअल में ये रहा सामने, वो थ्योरी आपको मिल ही जाएगी वहां से, आप पीडीएफ में तो वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सर बताइएगा जरा, थोड़ा सा देखो समझो। मैंने क्या बताया, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि
जो भी एग्जीक्यूट कराना है उसको छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एक इंस्ट्रक्शन सेट बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वर्ड। तो ये जो सर्किट पूरा हमारा बन रहा है, ये क्या बना रहा है, हमारा ये सर्किट फाइनली क्या बना रहा है, कंट्रोल वर्ड बना रहा है। यानी कि यहाँ से हमारा ओवरऑल क्या जनरेट हो रहा है, कंट्रोल वर्ड। और ये फिर हम जहां भी भेजना है, जिस यूनिट को भी, फंक्शनल यूनिट को भेजना है, वहां पर भेज देते हैं। इसमें होता क्या क्या है सर, आप देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर यानी कि सिक्वेंसर, यानी कि सिक्वेंस जनरेट कर रहा है कि अब ये वाला एग्जीक्यूट कराना है, देन उसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है, फिर उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूशन होना है, फिर उसके बाद ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है। तो नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट एड्रेस होगा उसे जनरेट करने के लिए ये हमारा सिक्वेंसर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर या कंट्रोल एड्रेस मेमोरी रजिस्टर हम इसको बोल देते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, जो भी ये हमारा क्या है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, यानी कि जो भी पर्टिकुलर हमारा किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा डेटा, किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे कहाँ से फैच करना है, कहाँ पर स्टोर कराना है, तो वो एक्चुअल में सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही है, वो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर से जो हमारा एक्चुअल में एड्रेस बताता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल मेमोरी है, जिसकी जगह पर हम रोम यूज करते हैं, यानी कि हमें डेटा को कहाँ परमानेंटली स्टोर कराना है। तो डेटा को परमानेंटली स्टोर कराने के लिए हम कंट्रोल मेमोरी यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, रोम यूज करते हैं, ठीक है। रोम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें क्या कराना है, परमानेंटली स्टोर कराना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, रोम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कंट्रोल डेटा रजिस्टर है, जो भी हमारा डेटा है उसको कंट्रोल करेगा, और देन जो भी डेटा हमारा जहां जिस रजिस्टर से लाना है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन से लाना है, जो भी हमारा है वो यहाँ पर कंट्रोल डेटा रजिस्टर में आएगा। फिर उसके बाद हमारा टोटल कंट्रोल वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन के लिए फिर से जाएगा, और फिर इसी तरीके से चेंज जो है, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है हर नेक्स्ट एड्रेस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जो भी वहाँ नेक्स्ट एड्रेस की इंफॉर्मेशन है वो लेगा, फिर इसको ये जो हमारे ब्लॉक्स हैं इनके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा, और फिर एक कंट्रोल वर्ड जनरेट करेगा, और वो कंट्रोल वर्ड जिस पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट के लिए होगा वहां पर ही भेज देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है किसी भी तरीके का तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, इस यूनिट को जल्दी ही खत्म करूंगा, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी यूनिट है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सभी स्टूडेंट को, सभी अपने फ्रेंड्स को जो सीओए पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पर मैं बताना भूल गया, यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट जो भी अप्लाई होगा वो यहीं पर अप्लाई होगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारा इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर। जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है हमारी, उनको सीक्वेंस में लाना है हमें। सीक्वेंस में मतलब जैसे कि इसका नाम ही यहाँ पर बता रहा है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर है, यानी कि ये क्या कर रहा है, जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस है हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है, उनकी सीक्वेंस जनरेट कर रहा है कि कब कौन सी इंस्ट्रक्शन जानी है, कब कौन सी इंस्ट्रक्शन जानी है, कब कौन सी इंस्ट्रक्शन जानी है। मतलब क्या एक्चुअल में एक सीक्वेंस जनरेट कर रहा है हमारे इंस्ट्रक्शंस का, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हमारी है, या जो माइक्रो मतलब जो प्रोग्राम में जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस है उनका जो सीक्वेंस है वो जनरेट कौन करता है, हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस से जनरेट करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, द एड्रेस इज यूज्ड बाय माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर टू डिसाइड व्हिच माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैज टू बी परफॉर्म नेक्स्ट। यानी कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारी परफॉर्म होनी है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर डिसाइड करता है, ठीक है। और बाकी इसमें यही चीज लिखी हुई है, इसमें हमारा एक तरह का हार्डवेयर होता है जो हम डिजाइन कर लेते हैं, और बाकी ये क्या करता है, हमारी जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा डायग्राम में इसके बता देता हूँ, बाकी आपके समझ में आ ही जाएगा, थ्योरी पढ़ ही लेंगे आप। इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये आई थिंक आपको विजिबल है या नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि पूरा प्रॉपरली विजिबल होगा, मैं लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन कोड है, इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या है, हमारा मैपिंग लॉजिक, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सर जिसे हम शॉर्ट में मक्स बोल देते हैं। ये कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। ये कंट्रोल मेमोरी है, कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। ये सबरूटीन रजिस्टर है, SR सबरूटीन रजिस्टर। और ये इंक्रीमेंटर है, INC इंक्रीमेंटर है। और यहाँ पर क्या हमारा ब्रांच लॉजिक BL ब्रांच लॉजिक है, ठीक है। अब इसमें हो क्या कह रहा है, यहाँ पर एक क्लॉक है, जो क्लॉक इससे हमारी कनेक्ट है, CAR से, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर से कनेक्ट है। यहाँ पर हमारे माइक्रो ऑपरेशंस का एक एग्जिट हो रहा है, यहाँ पर ये माइक्रो प्रोग्राम माइक्रो ऑपरेशंस है। ये हमारा क्या है, जो BL है ब्रांच लॉजिक है, ये यहाँ पर जा रहा है, एरो इधर की तरफ है। इसमें ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट स्टेटस बार बिट के लिए। और यहाँ से फिर आउटपुट हमारा ब्रांच एड्रेस के नाम से कहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर फिर से मल्टीप्लेक्सर में आ रहा है। तो मल्टीप्लेक्सर फिर से यूज हो रहा है यहाँ पर। तो मल्टीप्लेक्सर आपको समझ में आई क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, मैंने लास्ट यूनिट में भी आपको बताया मल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर भी हमारा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है,
होता क्या है, मैनी इनपुट और वन आउटपुट होता है, यानी कि जो इनपुट होते हैं हमारे उन्हीं में से सिलेक्ट होकर आउटपुट मिलता है, और वो जो सिलेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिलेक्ट लाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं एक्चुअल में वो क्या है, यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें हम 4 इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और एक हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या, देखो इंस्ट्रक्शन कोड, कोई भी हमारा इंस्ट्रक्शन कोड है वो कहाँ से आएगा, इंस्ट्रक्शन कोड आया मैपिंग लॉजिक, यहाँ पर मैपिंग लॉजिक के लिए हो गया, तो यहाँ पर एक तो मैपिंग लॉजिक से आउटपुट आ रहा है, एक हमारा किससे आ रहा है, यहाँ पर जो हमारा ये ब्रांच लॉजिक है या ये वाला जो हमारा ये ब्रांच एड्रेस है यहाँ से इस पे इनपुट आ रहा है, एक कहाँ से आ रहा है, इंक्रीमेंटर से इनपुट आ रहा है, और एक कहाँ से आ रहा है, सब रूटीन रजिस्टर से आ रहा है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर पे जा रहा है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर से हमारा फिर क्या जा रहा है, इंक्रीमेंटर पे, यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंटर क्या कर रहा है, नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी वो फिर से जाएगी इसमें, फिर यहाँ पर मल्टीप्लेक्स में जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई होता रहेगा। सब रूटीन रजिस्टर भी ये है कि जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ उसमें हमारा सब रूटीन रजिस्टर में क्या होती रहती है, चीजें सेव होती रहती है, और जब जरूरत होती है वहां से लेते रहते हैं। ठीक है, तो बाकी आई होप ये डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें जो जो टर्म्स है हमारी उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, जो मैंने CAR की बात बोली, तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर रिसीव द एड्रेस फ्रॉम द 4 डिफरेंट पाथ, यानी कि कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जो है वो 4 डिफरेंट पाथ से एड्रेस को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। कौन कौन से 4 डिफरेंट पाथ है, एक हमारा ये ब्रांच एड्रेस है, एक हमारा मैपिंग लॉजिक है, एक हमारा सब रूटीन रजिस्टर है, और एक हमारा इंक्रीमेंटर है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहा है, फिर उस मल्टीप्लेक्स हो गया, उसके बाद वो हमारा आउटपुट ले रहा है। मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, जो हमारे आउटपुट जो हमारे 4 तरह से इनपुट आ रहे हैं वो उनको मल्टीप्लेक्स करके आउटपुट दे रहा है, और वो आउटपुट हमारा कहाँ जा रहा है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर पे जा रहा है। ब्रांचिंग हमारी क्या हो गई, ब्रांचिंग इज अचीव्ड बाय स्पेसिफाइंग द ब्रांच एड्रेस, यानी कि ये वाला जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ब्रांच एड्रेस के लिए हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, जो भी ब्रांच का एड्रेस है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, फिर मैपिंग लॉजिक एंड एक्सटर्नल एड्रेस इज ट्रांसफर्ड इनटू कंट्रोल मेमोरी वाया द मैपिंग लॉजिक सर्किट, यानी कि जो एक्सटर्नल हमारा है, जो एक्सटर्नल हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शन कोड के थ्रू आ रही है वो मैपिंग लॉजिक के थ्रू आती हुई कहां पर जा रही है, मल्टीप्लेक्सर पे जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा इंक्रीमेंटर, जो इंक्रीमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सबरूटीन रजिस्टर, द रिटर्न एड्रेस और सबरूटीन इज स्टोर्ड इन ए स्पेशल रजिस्टर कॉल्ड सबरूटीन रजिस्टर, यानी कि उसमें क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है, और जब कॉल करने की जरूरत होती है उसको वहां से कॉल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी विच कंटेन एड्रेसेबल स्टोरेज रजिस्टर, यानी कि जो कंट्रोल मेमोरी है हमारी, ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो रहा है, पर्टिकुलर अलग अलग एड्रेस है जहां पर हमारा क्या हो रहा है, डेटा स्टोर होता रहता है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में भी हमारा फेच, डिकोड, जो भी है सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, तो ध्यान से वीडियो को समझते रहना है और देखते रहना है। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो टॉपिक है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये एक्चुअल में क्या बताता है, ये बताता है कि जो भी हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है, जो भी ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होना है, वो एक्चुअल में किस किस स्टेप से होके गुजरेगा, उसमें क्या क्या स्टेप होंगे, यानी कि पूरा हमारा कोई एक इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट होने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेस या जो भी हमारे एक तरीके प्रोसीजर अगर मैं बोलूं या स्टेप्स अगर मैं बोलूं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के, तो वो कौन बताता है, हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल बताता है एक्चुअल में। ठीक है, तो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है इसमें, मेनली 3 टाइप की यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होती है। एक होती है हमारी फैच, मतलब 3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक होती है फैच साइकिल। अब फैच साइकिल क्या है, फैच साइकिल मतलब डेटा को फैच करना, कहां से, या तो किसी मेमोरी, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डेटा को फैच करना है, या किसी रजिस्टर से डेटा को फैच करना है, या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को फैच करना है। ओवरऑल मतलब जो भी डेटा हमें लेना है, यानी कि एक्यूमुलेटर में हमें लेके आना है या हमें ALU में डेटा को लेके आना है, फैच करना है डेटा को, वो किसके कैटेगरी में आएगा, वो किस साइकिल में आएगा, वो आएगा फैच साइकिल में। नेक्स्ट आता है इसमें फिर जब हमने डेटा हमारे पास आ गया, जो भी हमने डेटा लिया वो एक्चुअल में क्या होगा, किसी कोड के फॉर्म में होगा जो एनकोडेड होगा, तो उसे हमें क्या करना है, डिकोड करना है। मतलब जैसे एक इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेटा कि मूव MOV क्या है R1 और कॉमा R2, इसमें एक्चुअल में होगा क्या कि R2 का डेटा जो होगा वो R1 में मूव करेगा। अब ये MOV मूव क्या बता रहा है, ये ऑपकोड है, ये ऑपरेंड है हमारा। ठीक है, तो ये मूव जो क्या बता रहा है कि डेटा हमें मूव कराना है, तो ऑपकोड एक्चुअल में बता रहा है मूव कराना है। तो ऑपकोड को हमें क्या करना होगा, हमें तो पता है कि ये इंस्ट्रक्शन हम इसलिए यूज कर रहे हैं, सिस्टम को नहीं पता, प्रोसेसर को नहीं पता, तो वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिपेंड करेगा एड्रेसिंग मोड पे। ठीक है, जब वो डिकोड हो जाएगा देन उसके बाद वो क्या करेगा, जैसे डेटा डिकोड हुआ उसे पता चल गया कि डेटा को मूव कराना है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, R2 का डेटा R1 में मूव कराना स्टार्ट कर देगा।
तो यानी कि क्या कर रहा है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि लास्ट हमारी क्या होती है साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल होती है। तो दूसरी कौन सी होगी, डिकोड साइकिल, और तीसरी क्या होगी हमारी, एग्जीक्यूट साइकिल। तो ओवरऑल ये 3 साइकिल में हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरी परफॉर्म होती है। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि इंस्ट्रक्शन साइकिल एक्चुअल में क्या होती है, तो इसके सब पार्ट हमारे 3 होते हैं, यानी कि जिसमें हमारी फैच साइकिल हो और डिकोड साइकिल हो और एग्जीक्यूट साइकिल हो, तो वो ओवरऑल मिलकर बनाती है हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल। कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है, कभी कभी हमें देखने को मिलता है टोटल 4 स्टेप होते हैं। जैसे मैं अभी आगे नेक्स्ट इसमें इसका फ्लो चार्ट दिखाने वाला हूं, तो वहां पर 4 स्टेप दिखाऊंगा। तो उसमें क्या है 4 स्टेप में, मैं वहीं पर आपको समझाता हूं। अभी बेटा मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि छोटी यूनिट है तो ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं इसमें, बहुत जल्दी बस इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाना है मुझे इस यूनिट का, और ये वाली यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ध्यान से सुनते चलिएगा, हर चीज को ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखो इसमें क्या है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल का एक तरह से फ्लो चार्ट हो गया। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारी फैच इंस्ट्रक्शन होती है। फैच इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्या करना है, डेटा को फैच करना है, चाहे वो किसी भी मेमोरी लोकेशन से डेटा को फैच करना हो, ठीक है। अब मैंने अभी आपको प्रीवियस वन शूट वीडियो में बताया था कि सपोज करो हमारी ये कोई मेमोरी लोकेशन है, इस तरीके से मेमोरी है और इसमें अलग अलग लोकेशन है। जैसे सपोज करो ये 3001 है, ये 3002 है, ये 3003 है, ये क्या है मेमोरी लोकेशंस हैं। इस तरीके से 3005 है, इस तरीके से 3006 है, इस तरीके से ये मेमोरी लोकेशन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या करा, फैच किया डेटा को, तो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन था उसके अकॉर्डिंग मुझे किस पर जाना है, इस लोकेशन पे जाना है 3002 पे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 कंडीशन मुझे मिलेंगी। क्या मिलेंगी 2 कंडीशन, या तो मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाएगा, सपोज करो कुछ 20H करके डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, या मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर फिर से कोई अदर जैसे 3005 करके कोई मेमोरी लोकेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो मुझे डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा इसी लोकेशन पर जिस पे मैं पहले आया, या फिर मुझे क्या मिलेगा, एक और मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर और एक होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर। अगर डायरेक्ट मुझे डेटा मिल गया तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग है, तो उसमें हमारे 3 स्टेप होंगे पूरे बस इंस्ट्रक्शन साइकिल में। क्या फैच किया हमने डेटा, फैच इंस्ट्रक्शन के अंदर मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गए, उस डेटा को हमने क्या करा, फैच कर लिया। अब जब डेटा आगे हमारा फैच हो गया तो डेटा तो हमारा फैच हो गया, अब ऑपकोड जो था हमारा इंस्ट्रक्शन का उसको क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड करके हमें पता चल गया डेटा को मूव कराना है, कहां पर मूव कराना है ये भी पता चल गया। तो सीधा हम कहां पर पहुंच जाएंगे, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे और इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी फैच होगी, ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कह रहे होंगे सर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये क्या है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या है कि अगर सपोज करो हमारी एड्रेसिंग क्या है, वहां पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। मतलब जैसे हम इस लोकेशन पे आए थे 3002 पे, तो इसके बाद हमने क्या देखा, हमें यहाँ पर एक और लोकेशन मिली, यहाँ पर डेटा ना मिल गया, हमें क्या मिला, एक और लोकेशन मिली। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा, फिर वहां से डेटा को रीड करेगा, या राइट करना होगा तो डेटा को राइट करेगा। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के केस में हमारा रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, यानी कि मेमोरी में जो एड्रेस आया उसको रीड करना, फिर वहां से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे या उस एड्रेस पे जाना और फिर वहां से उसको लेके आना, फिर डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करना। तो इसमें टोटल फिर 4 स्टेप हो जाते हैं हमारे, यानी कि जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वाला केस आता है उसमें टोटल हमारे 4 स्टेप आ जाते हैं किसमें, इंस्ट्रक्शन साइकिल में। अदरवाइज मेन जो है वो हमारे 3 है यहाँ पर। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसको एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं क्या कि जो हमारा एक्चुअल में कंट्रोल यूनिट है वो किस तरीके से हमारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है और वो कितने टाइम में उस इंस्ट्रक्शन को, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है। तो इसका टाइमिंग हमारा पता चलता है कैसे, टाइमिंग सिग्नल के थ्रू, और कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल सिग्नल के थ्रू। तो बेटा ये फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें अगर मैं बोलूं इस फ्लो चार्ट को मैं ध्यान से देखो समझते चलिएगा, इसमें टाइमिंग का भी मैं बताता चलूंगा और क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या एग्जीक्यूशन चल रहा है और कितने स्टेप में, कितने साइकिल में वो परफॉर्म हो रहा है, वो सारी चीजें मैं इस फ्लो चार्ट के अंदर आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट। ये बेटा ये फ्लो चार्ट जो है ना, ये लर्न कर लेना, जो मैंने सेकंड यूनिट में भी बताया, बूथ एल्गोरिथम वगैरह, एरे मल्टीप्लायर वगैरह जो भी उनके बताए हैं, साइन मैग्नीट्यूड नंबर का, तो वो भी और जो भी मैंने बताया एल्गोरिथम, वो सारे एल्गोरिथम आप लर्न कर लेंगे, सारे फ्लो चार्ट लर्न कर लेंगे, एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट में क्या है, हमारा सीक्वेंस काउंटर जो है वो इस टाइम क्या है, काउंटिंग क्या कर रहा है, 0। क्लियर। अब सबसे पहला हमारा क्या होगा, जो एड्रेस रजिस्टर है, AR क्या इंडिकेटर कर रहा है, एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर में हमारा क्या आएगा, एड्रेस आएगा, कहां से आएगा, वो आएगा सर प्रोग्राम काउंटर से। ये पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है सर, ये प्रोग्राम काउंटर होता है बेटा, मैंने पहले ही बताया आपको कि नेक्स्ट एड्रेस को बताता है हमें, यानी कि जहां से जिस पर्टिकुलर एड्रेस से हमें डेटा को लेना है, फैच करना है, वो कौन बताता है हमें, हमारे प्रोसेसर को, हमारे सिस्टम को कौन बताता है, वो बताता है प्रोग्राम काउंटर।
और जैसे हमने एक डेटा फैच कर लिया तो देन उसके बाद उसमें एकदम अगला नेक्स्ट एड्रेस वहां पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, किसमें, प्रोग्राम काउंटर में। जब हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं लास्ट तक पूरा, तो वो नेक्स्ट एड्रेस फिर वहां से हम ले लेते हैं प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर से मेमोरी का एड्रेस हमारा कहाँ, हमने एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करा लिया। ये कब हुआ, जब T2 साइकिल थी हमारी, T0 साइकिल थी, सॉरी साइकिल ये क्या है, टाइमिंग साइकिल है हमारी, जो T0 होगी, फिर T1, T2, T3 या T4, कुल मिला के कोई एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में या तो 3 साइकिल लगेंगी, टाइमिंग साइकिल लगेंगी, या 4 टाइमिंग साइकिल लगेंगी। कैसे देखते हैं, 4 या 5 लगेंगी, सॉरी। T0 में क्या हो रहा है, हमारा एड्रेस रजिस्टर में हमने क्या स्टोर करा लिया, प्रोग्राम काउंटर से मेमोरी का एड्रेस स्टोर करा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे, नेक्स्ट स्टेप पे क्या पहुंचे हम, जो एड्रेस रजिस्टर में स्टोर हुआ है हमारा, जो भी एड्रेस स्टोर हुआ है, तो वहां से हमें क्या लेना है, उस एड्रेस पे जाना है। उस एड्रेस से जो मेमोरी के उस एड्रेस पे जाएंगे तो वहां पर जो भी होगा एड्रेस होगा तो वो, या फिर हमारी कोई डेटा होगा तो वो क्या करेंगे, हम उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या करा देंगे, स्टोर करा देंगे। तो यानी कि IR में हमने क्या कराया, जो भी मेमोरी में हमें मिला, कहां से, किस एड्रेस से, जो हमारे एड्रेस रजिस्टर में स्टोर है, वो कहां से आया, प्रोग्राम काउंटर से। तो वहां से जो मिला वो कहां पर हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करा दिया। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने ये स्टोर करा दिया तो ये डेटा जो आया था हमारा एड्रेस रजिस्टर में, ये हमने ले लिया, यानी कि इसका काम हो गया। तो ये हो गया पूरा, तो इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर ने अपना काम यहाँ पर कर दिया। तो प्रोग्राम काउंटर जब इसको डेटा दे देगा यहाँ से, प्रोग्राम काउंटर में एकदम तभी क्या होगा, नेक्स्ट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं मैं, यहीं पर लिखता हूं, कहां पर, नीचे क्या होगा, यहाँ पर, यहीं पर साथ में क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर है उसमें एक का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, PC+1, यानी प्रोग्राम काउंटर में एक मेमोरी एड्रेस, अगला वाला मेमोरी एड्रेस क्या हो गया, स्टोर हो गया। वो अगली साइकिल के लिए हमारे काम आएगा। फिलहाल अभी इसी को समझते हैं आगे क्या होगा। तो जो हमारा T1 टाइमिंग डायग्राम था, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइमिंग साइकिल के लिए एक टाइम पर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा सिस्टम में, नहीं, एक से ज्यादा भी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। कैसे, जैसे T0 साइकिल में तो टाइमिंग में क्या हो रहा था, हमारा एड्रेस सिस्टम में स्टोर हो रहा था, कहाँ वो रहा एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर में सेव था। लेकिन T1 में हमारी दो चीजें एक साथ हो रही हैं, वो एड्रेस जो भी है हमारा स्टोर हुआ एड्रेस सिस्टम में, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहां पर जो भी होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके डेटा सेव हो जाएगा, और साथ के साथ प्रोग्राम काउंटर में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा, नेक्स्ट T2 साइकिल पे पहुंचते हैं। इसमें क्या होगा, जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या हो गया, डेटा आ गया, हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन आ गई वहां पर। अब उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, प्रोसेसर डिकोड करेगा। तो अब देखो यहाँ पर समझो क्या हुआ, ये दो स्टेप यहाँ पर हुए, यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ से ये वाला स्टेप T0 साइकिल और T1 साइकिल। तो मतलब T0 साइकिल में भी और T1 साइकिल में भी डेटा क्या हो रहा है, यहाँ से टोटल फैच हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, फैच साइकिल काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी फैच साइकिल हो गई। तो अब फैच साइकिल के लिए हमारा क्या है, T0 से T1 तक हमारा क्या है, फैच साइकिल। और T2 क्या है हमारा, नेक्स्ट आएंगे हम T2 पे। तो T2 पे क्या हो रहा है, हमारा डेटा डिकोड हो रहा है। तो डिकोड हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी साइकिल हो जाएगी, हमारी डिकोड साइकिल हो जाएगी, सेकंड वाली साइकिल। तो क्या हो रहा है, डिकोड ऑपकोड, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन में हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन हमारी स्टोर हुई है आके, उसमें जो हमारा ऑपकोड है उसको क्या करेगा, वो डिकोड करेगा। डिकोड से ही पता चलेगा कि एक्चुअली में ऑपरेशन क्या परफॉर्म होना है। ठीक है, तो वो डिकोड करेगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पर दिखा रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 12 से 14 तक तो ऑपरेंड होगा, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 0 से लेके सॉरी ऑपकोड होगा यहाँ पर 12 to 14। अभी मैंने पीछे ही बताया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमारा इस तरीके से इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर हमारा ऑपकोड होता है, और यहाँ पर हमारा ऑपरेंड होता है। ये ऑपरेंड एक्चुअल में 0 से लेके 11 तक होता है, और फिर 11 के बाद 14 तक हमारा क्या होता है, ऑपकोड होता है 3 बिट का, और फिर 1 बिट का 15 तक क्या होता है, आई यानी कि मोड होता है, यानी कि एड्रेसिंग मोड होता है। तो डिकोड ऑपकोड, यानी कि ये वाला ऑपकोड जो है इसको तो डिकोड करेगा, साथ के साथ क्या करेगा, एड्रेस रजिस्टर में स्टोर कराएगा क्या, इंस्ट्रक्शन जो भी हमारा जो भी डेटा है 0 से लेके 11 में, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी 0 से लेके 11 तक कोई एड्रेस स्टोर हुआ है तो वो, या कोई डेटा स्टोर हुआ हो तो वो क्या पर एड्रेस रजिस्टर में स्टोर कराएगा। और साथ में आई में क्या स्टोर कराएगा, एड्रेसिंग मोड, यानी कि जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 15 पे है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी 15 पोजीशन पे यानी कि इस वाली बिट पे है, यानी कि एड्रेसिंग मोड, वो आई में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला किस टाइम पे हुआ, यानी कि डिकोडिंग किस टाइम पर हो रही है, T2 साइकिल में, T2 टाइमिंग साइकिल में। अब उसके बाद हम जाएंगे, अब देखो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन की अगर मैं टाइप बोलूं तो बेसिकली ये 3 टाइप की यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होती है हमारी। या तो वो मेमोरी रेफरेंस की होगी, मेमोरी रेफरेंस मतलब कि डेटा हमें मेमोरी से फैच करना होगा, ये मैंने पीछे नहीं बताया लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ऐसे ही बता रहा हूँ, इसमें नहीं है वो। ठीक है, क्या कि जो इंस्ट्रक्शन टाइप अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली 3 टाइप के हम देखते हैं यहाँ पर, 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं। कौन सी,
एक तो होती है हमारी मेमोरी रेफरेंस की, मतलब मेमोरी रेफरेंस की वो सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं जिसमें हमें डेटा या तो मेमोरी से फैच करना है हो या डेटा मेमोरी में स्टोर कराना हो, यानी कि कहीं ना कहीं मेमोरी का वहां पर रोल रहने वाला है। दूसरा हमारा क्या होता है, मेमोरी का हो गया, एक इनपुट आउटपुट के लिए होती है हमारी, यानी कि इनपुट आउटपुट रेफरेंस, मतलब हम कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं या कोई डेटा में आउटपुट पर डिस्प्ले करना है या आउटपुट देना है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड, तो वो हमारी इनपुट आउटपुट रेफरेंसेस के कैटेगरी में आ जाएंगी। और तीसरी होती है रजिस्टर रेफरेंस की, रजिस्टर टू रजिस्टर, मतलब डेटा हमें एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव कराना है, डेटा हमें लेके आना है एएलयू में, रजिस्टर से फैच करना है, डेटा हमें टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर कराना है, तो रजिस्टर में जहां पर रोल हो रहा है रजिस्टर का, वो रजिस्टर रेफरेंस की होती है। तो ये वाला जो स्टेप है हमारा यहाँ पर, ये यही डिसाइड करेगा क्या, जिसको हम D7 से, यहाँ पर D7 क्या है, डिकोड, डिकोडर जब हम यूज करें वहां पर जो D7 है वो ये बताएगा या तो वो 1 होगा या वो 0 होगा। जो D7 वाला बिट होगा वो एक्चुअल में क्या बताएगा, या तो वो 1 होगा या 0 होगा, दो कैटेगरी होंगी, या तो 0 या 1। अगर 0 होगा तो क्या होगा, अगर 1 होगा तो क्या होगा, देखो समझो, अगर 0 होगा तो उससे पता चलेगा हमें कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो किस रेफरेंस की है, वो किस रेफरेंस की है, मतलब मेमोरी रेफरेंस की है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस की है, या फिर रजिस्टर रेफरेंस की है। तो अगर 0 हुआ तो वो बताएगा कि मेमोरी रेफरेंस की है, और अगर 1 हुआ तो वो बताएगा या तो रजिस्टर रेफरेंस की हो सकती है या इनपुट आउटपुट की। यहाँ पर उसने क्लियर नहीं करा, बस 1 से ये बता दिया या तो रजिस्टर रेफरेंस की होगी या इनपुट आउटपुट रेफरेंस की होगी, लेकिन 0 से क्लियर कर दिया मेमोरी रेफरेंस की होगी। तो चलिए पहले 1 पे चलते हैं। अब 1 में भी अब वो क्या करेगा, आई पे जाएगा। ये आई क्या है हमारा, एड्रेसिंग मोड। ये क्या बता रहा है हमें कि जो हमारा, अगर ये 1 हो रहा है यहाँ पर, तो ये बता रहा है हमारा कि इनपुट आउटपुट रेफरेंस की है, और अगर ये 0 हो रहा है तो ये बताएगा कि ये रजिस्टर रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन है। अगर 1 हुआ इनपुट आउटपुट रेफरेंस की हुई तो एग्जीक्यूशन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होगा, और सिंक्रोनस काउंटर में हमारा, सीक्वेंस काउंटर में हमारा 0 यहाँ पर हो जाएगा। और अगर ये रजिस्टर रेफरेंस की हुई, मतलब 0 आया यहाँ पर, तो ये एग्जीक्यूट करेगा रजिस्टर रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर देन उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या था, T2 तक हो गया था, और ये वाला एग्जीक्यूशन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फाइनली इसके बाद ये वाला डायरेक्ट यहाँ पर, अगर हमारा इनपुट आउटपुट रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन है तो वो एग्जीक्यूट हो रही है, और अगर वो रजिस्टर रेफरेंस की है तो वो एग्जीक्यूट हो रही है। कुल मिला के दोनों में से जो भी है एक ही टाइम पे एक ही होगी, तो वो क्या है, T3 साइकिल पे हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गया। लेकिन अगर वो मेमोरी रेफरेंस की हुई तो मेमोरी में दो कैटेगरी आती है, या तो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग होती है या इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग होती है। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग होगी तो वो क्या होगा, T3 में ही उसका भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का होगा मेमोरी रेफरेंस में, तो उसमें जाएगी फिर साइकिल T4 तक। मतलब सर कैसे, देखो यहाँ पर आई क्या इंडिकेट कर रहा है, या तो इसमें 1 हुआ तो समझ लीजिएगा कि इनडायरेक्ट मेमोरी रेफरेंस तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब मेमोरी रेफरेंस में भी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। अगर ये 1 हुआ तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, और अगर 0 हुआ तो ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है। क्लियर। अब अगर 0 है तो ये क्या करेगा, मतलब 0 होगा तो डायरेक्ट एड्रेसिंग है तो कुछ नहीं करेगा, T3 में सीधा T4 पे जाएगा, और वहां पर क्या कर देगा, जो भी मेमोरी रेफरेंस का एग्जीक्यूशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का हुआ तो वो T3 में क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे गया, मतलब इनडायरेक्ट मतलब इस पे आया, यहाँ पर मिला एड्रेस, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा, और एड्रेस वो स्टोर करा देगा एड्रेस सिस्टम में। देन उसके बाद वहां से डेटा लेगा, और लेके उसको क्या करेगा, लास्ट में T4 पे क्या कर देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये टोटल मैंने एग्जीक्यूशन बता दिया है, पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल में ओपनली फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पर पूरी चीज समझा दी है। फिर जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन हो गया, देन ये फिर से वापस जाएगा ऊपर, और यहाँ पर फिर प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट एड्रेस ऐड हुआ है, नेक्स्ट एड्रेस स्टोर हुआ है, वो एड्रेस सिस्टम में स्टोर कराएगा। देन सेकंड इंस्ट्रक्शन के लिए हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पर परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, और ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा मैं आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपको पीडीएफ वाले कोर्स में मिल जाएगी, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी परचेस कर रखा है इंडिविजुअल सीओए या कोई सा भी सब्जेक्ट, या कॉम्बो में सीएस या सिविल या जो भी फर्स्ट है, उनको क्या है, उनको वहीं पर पीडीएफ मिल जाती है, उनको अलग से पीडीएफ परचेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ये हाँ नेक्स्ट हमारा ये यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब क्या कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है बेटा। देखो क्या, जो इंस्ट्रक्शंस है हमारी वो क्या कर रही है, जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी उसमें एग्जीक्यूशन होना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उसको क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। मतलब मुझे करना था क्या कि मुझे कोई डेटा जो है लोड कराना है, कहीं पर लोड कराना है, मान लो किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में लोड कराना, तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट में यूज करने के लिए कर दूंगा LDA। क्या है, मैंने क्या करा, LDA।
ऐसे ही मैंने क्या करा STA, इसका मतलब क्या हुआ कि लोड एक्यूमुलेटर, यानी कि क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्यूमुलेटर होगा वो क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, यानी कि जो भी डेटा हमारा होगा वहां पर एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। ऐसी STA क्या करा, स्टोर एक्यूमुलेटर, मतलब डेटा, जो भी डेटा हम यहाँ पर देंगे डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इंस्ट्रक्शन को और ज्यादा शॉर्ट कर दिया, और ज्यादा क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट एक्चुअल में क्या कर रहा है, हमारे जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड बढ़ाने, मतलब एक तरह से इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर की स्पीड है, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड है वो क्या हो जाती है, यहाँ से बूस्टअप हो जाती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है हमने रिड्यूस कर दिए हैं, इंस्ट्रक्शन कम यूज करें। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया थी, यूनिट नंबर 1 के उसमें बताया था कि किस तरीके से हम जो मैंने वो बताया था, मुझे आई थिंक ध्यान नहीं आ रहा है, स्टैक और मेमोरी स्टैक करके उसमें बताया था मैंने, कि उससे पहले आई थिंक बताया था उसमें कि हमारा अगर वो है जो इंस्ट्रक्शन का कोड है उसमें हमारा अगर हम उसमें बढ़ा ले ऑपरेंड, मल्टीपल ऑपरेंड यूज करते हैं, तो इसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बताया था, मुझे इस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें जो हम मल्टीपल ऑपरेंड एक साथ यूज करते हैं तो उससे हमारी क्या हो जाती है, इंस्ट्रक्शन रिड्यूस हो जाती है, तो उससे हमारा क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो वही चीज सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। अब रिड्यूस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन स्टैट कंप्यूटर की क्या है कि सिंपलर इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें, हैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, तो डिकोडिंग भी आसान हो जाती है। और इंस्ट्रक्शन कम्स अंडर साइज ऑफ द वन वर्ड, यानी कि एक ही इंस्ट्रक्शन, मतलब वन वर्ड में इंस्ट्रक्शन आ जाती है इसकी। इंस्ट्रक्शन टेक अ सिंगल क्लॉक साइकिल, यानी कि एक ही क्लॉक साइकिल में क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है हमारी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इसकी क्या है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पढ़ लीजिएगा, PDF मिल जाएगी आपको, है ना। फिर एडवांटेजेस की बात करूं तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और फिर लोअर पावर कंजप्शन भी, तीनों चीजें होंगी, मैंने बता ही दिया आपको। अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं, अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, क्या, मोर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड, यानी कि फिर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन तो हमने रिड्यूस कर ली, लेकिन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की हमें क्या होगी, जरूरत होगी, और जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी तो मेमोरी यूसेज भी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बस, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ऑलमोस्ट ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट टॉपिक बच रहा है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पाइपलाइनिंग एक्चुअल में क्या होता है, जो आप माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर जो होता है, एक होता है हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और एक होता है हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये बेटा जरा समझो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है कि हमारा इसमें जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें हमारे पाइपलाइनिंग यूज नहीं होती, लेकिन 8086 में क्या होती है, पाइपलाइनिंग यूज होती है। तो पाइपलाइनिंग एक्चुअल में क्या है कि जैसे वाटर का फ्लो आप देखें कि आपने अगर टैप ऑन कर दिया, तो वो जो पाइप है वाटर का, उसमें क्या हो रहा है, वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, जब तक आप टैप को बंद नहीं करेंगे। तो यानी कि हॉल्ट वाली कंडीशन जब तक नहीं आएगी, कि जैसे अभी मैं इंस्ट्रक्शन सेट में पीछे इंस्ट्रक्शन साइकिल में बताना भूल गया, जो एग्जीक्यूशन चलता रहता है साइकिल में जब तक हॉल्ट कमांड नहीं आ जाए, यानी कि हमारा उसको रोकने के लिए कमांड नहीं आ जाए। तो ऐसी वाटर हमने जब टैप ऑन किया तो वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, जब तक हम वाटर को टैप को बंद नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या होता है हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, कि हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चलता रहता है, जैसे अभी पीछे मैंने दिखाया इंस्ट्रक्शन साइकिल में, और वो कंटिन्यूअसली एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो दूसरी एग्जीक्यूट हुई तो तीसरी, यानी कि वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, दूसरी एक के बाद दूसरी बात तीसरी लगी रहती है। वो किसकी वजह से होता है, हमारा प्रोग्राम काउंटर की वजह से, क्योंकि वो नेक्स्ट एड्रेस पहले से ही ला के स्टोर करा देता है वहां पे। तो नेक्स्ट एड्रेस की जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो वो जो प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रही है, वही हमारा एक्चुअल में क्या कहला रहा है पाइपलाइनिंग। क्या, पाइपलाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इंस्ट्रक्शन को एक्यूमुलेट करने का वो प्रोसेस है पाइपलाइनिंग, जिसमें फ्रॉम द प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर से थ्रू ए पाइपलाइनिंग, यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से इंस्ट्रक्शन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कैसे, इट अलाउ स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इन एन ऑर्डरली प्रोसेस, यानी कि एक ऑर्डर में क्या है, स्टोर हो जाती है और उसके बाद एक एक करके एग्जीक्यूट होती चली जाती है, ठीक है। तो यही एक्चुअल में हमारा क्या है, यहाँ पर पाइपलाइनिंग है, ठीक है। तो बेटा आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर आपकी यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है, और इस यूनिट के भी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जो है वो कवर हो गए हैं। आप अगर सिलेबस को मैच करके वन शॉट देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा यूनिट नंबर 2 में भी ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट, सारे टॉपिक मैंने कवर किए थे, और इसमें भी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। और बेटा आई होप आपको ये यूनिट समझ में आई होगी, अगर आई है तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जल्दी आपको यूनिट नंबर 4 का वन शॉट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।